नमस्कार, मैं हूं भारत भूषण और राजनीति में आपका स्वागत है। राजनीति में आज बात कांग्रेस के उभार की। 2014 के लोकसभा चुनाव और फिर यूपी की विधानसभा चुनाव में हुई पराजय ने कांग्रेस के भविष्य पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। लेकिन हाल के विधानसभा चुनावों में मिली जीत से न केवल कांग्रेस में जान आ गई है, बल्कि वह बीजेपी को कड़ी चुनौती देती नजर आ रही है। एक समय राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े करने वाले भी अब उन्हें मैच्योर नेता मान रहे हैं। जाहिर है कि राहुल गांधी का एक्सेप्टेंस न केवल पार्टी में बढ़ा है, बल्कि आम जनता भी उन्हें भविष्य का लीडर के रूप में देख रही है। बदलाव की यह पटकथा लिखने के बावजूद राहुल गांधी का संघर्ष कम नहीं हुआ है, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। अब सवाल है कि क्या आने वाले समय में कांग्रेस का यह उभार जारी रहेगा या उसे तगड़ी चुनौती मिलेगी। इस मुद्दा पर चर्चा करने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं नीरजा चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार, और आशुतोष, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल, जेएनयू से थे, प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी, वो भी जेएनयू की प्रोफेसर हैं। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने से पहले देखिए एक रिपोर्ट। इस संगठन को बदलना पड़ेगा। कैसे बदलना पड़ेगा मैं बताता हूं। वो जो पीछे हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, उनमें ऊर्जा है, शक्ति है, देश को बदलने की शक्ति है, मगर उनके बीच में और हमारे नेताओं के बीच में एक दीवार खड़ी है। मेरा पहला काम उस दीवार को तोड़ने का होगा। नीरजा जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि 2018 में कम से कम राहुल गांधी एक स्वयंभू नेता के रूप में उभरे, सक्षम नेता के रूप में उभरे, और पार्टी में भी और देश में भी? जी, वो मैं मानती हूँ 2018 राहुल गांधी का वर्ष था, और ये मानते हैं ना लोग कि जो जीता वो सिकंदर। तो जो 3 हिंदी हार्टलैंड की स्टेट्स हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, उसमें जो जीत हुई है कांग्रेस की, उससे जो प्रोत्साहन मिला है राहुल गांधी को भी, उनके नेतृत्व को भी, और कांग्रेस के वर्कर को भी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। और मुझे लगता है 2-3 चीज़ें राहुल गांधी ने बिल्कुल सही की हैं। एक तो जो मूड बदल रहा है ना देश में, उसको पकड़ा है, जो लोगों की नब्ज है उसको पकड़ा है, उन मुद्दों को आगे किया है जो कि सच मायने में लोगों को एजिटेट कर रहे थे। वो किसानों का मुद्दा, वो बेरोजगारों का मुद्दा, वो नोटबंदी और जीएसटी, इन 3 अहम मुद्दों को जो लोगों को परेशान कर रहे थे उनको उजागर किया, बार बार दोहराया है। और दूसरा जो नई चीज़ दिखती है कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो ये है कि पिछले साल में कहीं ना कहीं पार्टी के ओल्ड गार्ड ने राहुल गांधी के लीडरशिप को एक्सेप्ट किया, और राहुल गांधी ने भी पार्टी के ओल्ड गार्ड को एक्सेप्ट किया है। और ये चीज़ सामने आई, ये यूनिटी थी 3 प्रदेशों में हिंदी हार्टलैंड के, वो वहाँ दिखी थी, और उसका फल भी मिला पार्टी को। जी आशुतोष जी, न केवल राहुल गांधी उभर के नेता के रूप में सामने आए, पर आपको नहीं लगता कि कर्नाटक में सरकार बनाने के बाद, जबकि कितना राजनीतिक दांवपेच वहां चला था, और उसके बाद 3 राज्यों की जो ये उपलब्धि है कांग्रेस की, इसके बाद क्या आपको लग रहा है कांग्रेस में भी एक नई इच्छा शक्ति उत्पन्न हुई है कि जाके बीजेपी से भिड़े, कुछ करके दिखाएं? भारत जी, 2 चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगा। पहली बात यह है कि, और मैं बार बार कह चुका हूं, कि राहुल गांधी इस देश के सबसे अंडर एस्टिमेटेड लीडर हैं, और मोदी, अमित शाह इस देश के सबसे ओवर एस्टिमेटेड लीडर हैं। जी, अगर आप ध्यान से देखें कि राहुल गांधी के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद से जो 5 विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उनमें गुजरात में भारतीय जनता पार्टी और मोदी को नाको चने चबाने पड़े। जी, कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं दिया, वहां कांग्रेस की और जेडीएस की सरकार बनी, और 3 विधानसभा के चुनाव उन्होंने बीजेपी से छीने हैं। जी,
यानी अगर आप स्कोर कार्ड देखेंगे तो 5 में 4-1 का स्कोर कार्ड है जी। अगर ये जीत कहीं मोदी और अमित शाह को मिली होती तो आज का नैरेटिव बिल्कुल अलग पेश किया जाता। बिल्कुल। और इसके लिए राहुल गांधी को क्रेडिट देना पड़ेगा। उन्होंने 3 चीजें की जिसका क्रेडिट लोगों ने उनको नहीं दिया। पहली बात, राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी का जो विमर्श था उसको बदला कि कांग्रेस पार्टी को लोग मुसलमान परस्त पार्टी कहते थे, उसको उन्होंने हिंदू पार्टी बदलने का काम किया, जो बहुत खतरनाक काम था, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया। दूसरा काम उन्होंने किया कि मोदी जी के ऊपर सीधे अटैक किया, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप चिपकाए जी। उसमें भी बहुत खतरा था, पलटकर उनके ऊपर बात आ सकती थी जी। तीसरी बात, मैं नीरजा जी की इस राय से सहमत नहीं हूं। मेरा मानना यह कि राहुल गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को साधने का काम किया, एक अनुशासन के अंदर पार्टी को लाने का काम किया, और जो नई पीढ़ी है उसको स्पेस देने का काम किया। इन 3 चीजों का असर आज आप कांग्रेस पर देख सकते हैं। लेकिन क्या इस आधार पे 2019 में कांग्रेस पार्टी मोदी को पटकनी दे सकती है? अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी जी। प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी, आपने सुना नीरजा ने क्या कहा और आशुतोष ने क्या कहा। तो जब राहुल गांधी अध्यक्ष बने तो लोगों की अपेक्षा ये थी कि राहुल गांधी पुराने नेताओं को बाहर कर देंगे और एक युवा नेताओं की टीम उनकी जगह पे आ जाएगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया आपके अनुसार? क्या इसलिए नहीं किया कि उन्होंने देखा कि कैसे गोवा में, मणिपुर में, मेघालय में राजनीतिक पैतरेबाजी का इस्तेमाल करके माइनॉरिटी में होते हुए भी बीजेपी ने सरकार बना डाली, और इसके लिए स्ट्रेटेजिक थिंकिंग चाहिए, इसके लिए लंबी सोच चाहिए, इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। क्या इसलिए उन्होंने पुराने नेताओं को अपने साथ रखा और कर्नाटक में आपने देखा उन्होंने बीजेपी को मात दे दी सरकार बनाने में? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ होती है। आफ्टर ऑल जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बन के आए थे तो आपको याद होगा कांग्रेस का 100वीं अधिवेशन था, वो सेंटेनरी सेलिब्रेशन बॉम्बे में थे, जब उन्होंने वो स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने कहा था मैं सब कुछ मतलब बदल दूंगा, ओल्ड गार्ड एट्सेट्रा। पर रियलिटी कुछ और होती है। एक पार्टी का एक स्ट्रक्चर होता है, एक लेगेसी होती है। पुराने लीडर्स को आप उठा के ऐसे फेंक देंगे तो नेचुरली वहाँ से रिएक्शन होगा। कांग्रेस पार्टी की जब स्प्लिट हुई 69 में, तो उसका जो लॉस हुआ कि जो कांग्रेस ओ के लीडर्स थे, जो ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते थे और चलाते थे, उनका लॉस जो है मेरे ख्याल अभी तक आप देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी कभी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर उस तरह का दोबारा से बना नहीं पाई। तो ये कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको समझना जरूरी है एज ए लीडर कि सबको साथ लेके तो उनको समझ में आ गया है, आपको मुझे लगता है कि आ गया होगा। ही मस्ट हैव मेड हिज पीस और समझ भी आई होगी। उसका फायदा हुआ ना कर्नाटक में। मैं आपको बता रहा हूँ, जब गुलाम नबी आज़ाद जी को और अशोक गहलोत को भेजा तो उन्होंने ज़्यादा बढ़िया राजनीतिक शतरंज खेली और जेडीएस के साथ सरकार बना ली वहाँ पे। और मुझे लगता है कि जो एक बात ये होती है यंग लीडर्स लाने की, पर कई बार होता क्या है कि आप फिर ब्यूरोक्रेट्स पे या कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स पे रिलाई करते हैं, जो कि एक पॉलिटिकल लीडरशिप को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती। पॉलिटिकल समझ कुछ और होती है और एक्सपर्ट्स की और ब्यूरोक्रेट्स की समझ कुछ और होती है। तो इलेक्शन जीतना जो है ब्यूरोक्रेट्स का काम नहीं होता, और सरकार बनाना भी उनका काम नहीं। नीरजा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नीरजा अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो नीरजा, क्या आपको लगता है कि जिस दिन राहुल गांधी ने जाके संसद भवन में अपनी स्पीच के बाद प्रधानमंत्री को प्यार से झप्पी दी, उसी दिन से लगा था कि कुछ मामला बदल रहा है? उन्होंने कहा कि हम अपने प्रतिद्वंदियों को द्वेष की भावना से नहीं देखते हैं। तो उससे क्या संदेश गया पूरे देश में? लोगों ने क्या देखा उस दिन राहुल गांधी में? उस दिन जब उन्होंने जाके झप्पी दी, तकरीबन पैर भी छुए, उसका मतलब बीजेपी वाले भी स्तब्ध रह गए थे, आपको याद होगा कि क्या हो रहा है। लेकिन बाद में जो विंक किया ना, उससे थोड़ा उसका असर
डाइल्यूट हो गया जी। कि मतलब एक लाइट चीज आ गई उसमें, वो ग्रेविटास नहीं रहा, सीरियसनेस नहीं रही। तो अगर वो नहीं करते तो शायद बेहतर रहता। लेकिन वो बार बार ये तो बोल ही रहे हैं कि हम डिवीजन नहीं चाहते, हम कटुता नहीं चाहते, हम नफरत नहीं चाहते, हम अपने विरोधियों को साथ लेके जाना चाहते हैं, हम बीजेपी मुक्त भारत नहीं चाहते हैं। उस तरह का नोट तो पसंद आ रहा है उन लोगों को, खास जो कि जो वायलेंस और बार बार एक हद तक लोग उसको सहते हैं, उसके बाद एक रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके लिए रिएक्शन, लोग अपनी शांति से जिंदगी जीना चाहते हैं, चाहे झगड़ा फसाद हो, कुछ देर चलता है, उसके बाद लोग नॉर्मल लाइफ पे आना चाहते हैं। तो मुझे लगता है उसका कुछ रिएक्शन सेट इन कर गया है। और ये जो नोट स्ट्राइक कर रहे हैं राहुल गांधी कि हमको पीसफुली रहना सबके साथ, ये ठीक नोट स्ट्राइक कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं भारत, मुझे एक और चीज लगती है कि ये राहुल बैशिंग जो भाजपा ने किया है ना, जो कुछ समय से जिसका जो उनको सहना पड़ा है, उसका भी मुझे लगता है अब एक सीमा आ गई है। और इस बार कैंपेन में जब गए ना इन स्टेट्स के, तो मुझे लगता है एक स्नीकिंग सिंपैथी जिसको कहते हैं राहुल के तो प्रति, अति कर दी थी और वो जनता को पसंद नहीं है। राहुल को उनका मंदिरों में जाना पसंद कर रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं उसका रिएक्शन सेट इन कर रहा है। हमारे साथ पुरुषोत्तम अग्रवाल ज्वाइन कर गए हैं, ये जेएनयू के प्रोफेसर थे। पुरुषोत्तम जी, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व को कांग्रेस के सिवाय अब और पार्टियां भी मानने लग गई हैं? जैसे डीएमके के एमके स्टालिन ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए, पर हो सकता है उन्होंने इसलिए कहा हो क्योंकि वो खुद प्रधानमंत्री के उम्मीदवार अभी नहीं हैं। तो बाकी पार्टियां जो हैं विपक्ष की, वो राहुल गांधी को कैसे देखती हैं? देखिए, भारत विपक्ष की तो बात अपनी जगह है। सबसे दिलचस्प जो उपलब्धि है राहुल गांधी की वो ये कि भाजपा फिर से भाजपा बनने की तरफ चल पड़ी है। पिछले 4 साल से भाजपा नहीं थी, मोजपा थी, मोदी जनता पार्टी थी। अब ये स्थिति के नितिन गडकरी ये कहें कि हार की जिम्मेवारी अध्यक्ष को लेनी चाहिए, भाजपा में इस तरह की आवाज़ का उठना, इसे मैं राहुल गांधी की उपलब्धि मानता हूँ। दूसरी और इससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोन वेवर की आलोचना करते रहें, उसकी खिल्ली उड़ाते रहें, और दूसरी तरफ ये कहें कि लोन वेवर तो लॉलीपॉप है, असली लोन वेवर हम देंगे। फिर असम में आप करें, गुजरात में आप करें, और अब नवीनतम खबरें आप जानते हैं कि साहब किसानों के लिए न्यूनतम आय सुनिश्चित करने का प्रयत्न सरकार करेगी। ये मुझे लगता है कि इन चुनावों में जो हुआ वो अपनी जगह, लेकिन ये राहुल गांधी का इस देश की राजनीति में इस समय बहुत गहरा और दूरगामी योगदान है कि हिंसा, आक्रामकता, उसकी जगह डिसेंसी, वो तो अपनी बात है, लेकिन किसान को केंद्र में वापस लाना, ये सवाल यानी जो असली मुद्दे हैं उनको वापस, ये सवाल मैं मृदुला जी से पूछना चाहता हूँ। जी मृदुला जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में जो नई स्फूर्ति पैदा हुई है उसका कारण ये भी है, जैसा कि पहले नीरजा ने कहा और अभी पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं, कि उन्होंने सही मुद्दे पहचाने कि कृषि में संकट है, युवा बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था खराब चल रही है, डिमोनेटाइजेशन हो गया, जीएसटी में इन्होंने पता नहीं कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पहुँच गए, राफेल जेट के बारे में जो तथाकथित धांधलेबाजी है उसको जनता तक ले गए। तो क्या सही मुद्दों को चुनना भी एक इनके सक्सेस का कारण है? हाँ, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इसमें जो ज़रूरी बात है देखने वाली वो ये भी है कि वो कहते तो बहुत दिन से थे, पर मुझे नहीं लगता कि लोग उसको इतना गंभीरता से लेते थे कि लोगों को सुनना चाहिए, कि हम जो प्लान भी बनाएंगे, जो मैनिफेस्टो भी बनाएंगे, लोगों से हम आइडियाज़ मांग रहे हैं। वो जगह जगह जाके बात भी करते थे, ग्रुप्स पे बात करते थे, बहुत सारे सेक्शन। उन्होंने जितने हद तक हो सकता है एक जेन्युइन एफर्ट किया लोगों को सुनने का। और मुझे लगता है कि ये लीडरशिप के लिए, किसी भी लीडरशिप के लिए, और अगर एक लीडरशिप जो सच में चाहती है कि देश को सही रास्ते पे ले जाना है, हमारी नेशनल मूवमेंट की तो ये खासियत थी कि जो लीडर थे वो लोगों की बात सुनते थे। गांधी जी इसके बहुत एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे, जितना वो लोगों को सुनते थे और सुन के ही समझते थे। पता नहीं उनको हजारों चिट्ठियां आती थी लोगों से। तो लोगों की बात सुनना, लोगों के दिल में क्या है, लोगों की क्या तकलीफ है, उसको समझना और उसको एक राजनीतिक
मोड़ देना, उसको एक प्रोग्राम की शेप में लाना, यही लीडरशिप का काम होता है। ऐसा आपको लगता है इन्होंने किया? राहुल मुझे लगता है कि हो रहा है। अब कहाँ तक आगे सक्सेसफुल होगा वो तो हम देखेंगे। ठीक है आशुतोष, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आर्थिक मुद्दे जो हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, ये सब तो उन्होंने चुनावी मुद्दे ठीक से उठा लिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो सांस्कृतिक मुद्दे हैं, जो विभाजनकारी मुद्दे हैं, चाहे वो धर्म के नाम पे हों, चाहे वो बीफ के नाम पे हों कि कौन क्या खाता है, या गौहत्या के नाम पे हों, या वंदे मातरम के नाम पे हों, भारत माता की जय पे हों कि कौन नारा देता है नहीं देता है, इन मुद्दों को कांग्रेस ने उतनी उग्रता से नहीं उठाया जितना कि बाकी मुद्दों को उठाया है? देखिए भारत जी, ये ऐसे मुद्दे हैं जो दरअसल भारतीय जनता पार्टी को और संघ परिवार को फायदा पहुंचाते हैं। आप उनके पिच पर जाकर खेलने की कोशिश करते हो। राहुल गांधी की सबसे बड़ी कामयाबी इसमें है कि उन्होंने ये पाया और उन्होंने तय किया कि हमें भारतीय जनता पार्टी के पिच पर जाकर नहीं खेलना है, हमको अपनी पिच तैयार करनी है। तो उस वक्त जब आप राष्ट्रवाद की बात करने लगते हैं, जब आप वंदे मातरम की बात करते हैं, तो आप उसमें सफाई देते हुए नजर आते हैं। एक ऐसी पार्टी जिसका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कोई भूमिका नहीं है, लेकिन आज उसने राष्ट्रवाद के मसले को अपना मुद्दा बना लिया है। तो आप क्यों उनके पिच पर जाकर खेलने की कोशिश करेंगे? और राहुल गांधी की सबसे बड़ी तारीफ इसी में करनी चाहिए कि जिस तरीके ना, मेरे ख्याल से देखिए, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जब इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान का मसला हो रहा हो, मुसलमानों को डिफेंसिव किया जा रहा हो, तब आप उनके मुद्दे पर जमकर ना बोलें। लेकिन तब आपकी प्राथमिकता यह होती है कि 2019 में आपको मोदी भारतीय जनता पार्टी को हराना है या ऐसे मुद्दे उठाना है जिससे भारतीय जनता पार्टी को वैचारिक स्तर पर और जमीन पे फायदा पहुंचता हो या फायदा नहीं पहुंचता। मेरा अपना मानना यह कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने राफेल के मुद्दे पर, जब यह माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो भ्रष्टाचार न करने की जो छवि है, उस पर अटैक करना और लोगों के बीच में इस संदेश को पहुंचाना कि हिंदुस्तान का जो चौकीदार है वो चोर है, और इस बात को लोगों तक पहुंचाना, यह उनके साथ सबसे बड़ी और सबसे बड़ी बात। एक बात और जो मैं जोड़ना चाहूंगा कि दरअसल अभी तक देश ने देखा कि मोदी ने हमेशा चढ़ान पर लड़ाई लड़ी है, कभी उतरने पर लड़ाई नहीं लड़ी है। राहुल गांधी पिछले 4 सालों में 5 सालों में उनको पप्पू साबित कर दिया, और पप्पू साबित होने से निकलकर अगर आज वो देश के विमर्श में वापस लौटे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनकी लीडरशिप को भी स्टैब्लिश करता है। और मोदी को साबित करना पड़ेगा कि जब सब एवरीथिंग वाज गोइंग फॉर यू, तब लड़ाई जीतना आसान होता है। व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग फॉर यू, तब लड़ाई अगर आप जीत सकते हैं तो असली नेता आप तब कहलाएंगे। आशुतोष जी, हम एक ब्रेक लेंगे छोटा सा, और ये चर्चा जारी रहेगी ब्रेक के बाद। खेती किसानी और ग्रामीण भारत की खबरें लेकर मैं अनिका आर्यन हाजिर हूं। देश का पहला न्यूज चैनल जो बुलंद करता है किसानों की आवाज, उनके मुद्दे, उनकी फरियाद। धान उपजा कर रखे हुए हैं, लेने वाला नहीं है। किसान तो कर्जे में जा रहा है। खबरें ग्रामीण इलाकों की, मंडी, खेत खलिहानों की। हम सब किसके बच्चे हैं? किसान के। शहरों में गांव से आई आबादी की। सब बेरोजगार हैं। बातें सरकारी दावों की, पड़ताल कुछ आंकड़ों की। हमारे यहाँ केवल 20 दवाइयाँ हैं और पूरी तरह से ये योजना प्रधानमंत्री जी की फेल है। अपने किसानों से जुड़ी हर बात। ये रेड एल्पिनो है, इसकी विदेशों के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड होती है। देखिए मेरे साथ रोजाना शाम 6 बजे किसान बुलेटिन में। इस चर्चा में फिर से आपका स्वागत है। नीरजा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने समझ लिया है कि उसकी सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके द्वारा फैलाया जा रहा जो जहरी कहेंगे उसको, जिससे हमारा समाज विभाजित होता है, वो है? और अगर ऐसा समझ लिया है तो फिर आप बताइए कि उनकी जनेऊ की राजनीति और उनकी गोत्र की राजनीति को कैसे देखना चाहिए? देखिए, आप और मैं कैसे देखते हैं वो अलग चीज़ है, पर आम लोग कैसे देखते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मध्य प्रदेश में मैं उज्जैन गई थी, जहाँ महाकाल का मंदिर है। वहाँ पूरे देश से लोग आते हैं, तो एज एन एक्सपेरिमेंट मैंने बहुत लोगों से वहाँ आसपास बात की और ये पूछा, राहुल गांधी जो मंदिरों में जा रहे हैं, जनेऊ शिव भक्त अपने को कह रहे हैं,
गोत्र डिक्लेयर करना, ये सब, इसको आप कैसा मानते हैं? आप मानेंगे नहीं भारत कि किसी ने भी ये नहीं कहा कि गलत कर रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए, अगर नास्तिक आस्तिक बन जाता है बहुत अच्छा है, जो जन सेवा करना चाहता है उसको मंदिर जाके भगवान के सामने झुकना ही चाहिए। तो उनको ये ठीक ही लग रहा था, ये कहना कि हाँ वोट के लिए कर रहे हैं, दूसरी साइड भी वोट के लिए करती है, वो अपनी जगह है। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं में कोई रिएक्शन नहीं है इसके बारे में। अब हमारी हिंदू साइकी और भी हिंदुआइज हो गई है पिछले सालों में, और उनको राइटली रॉन्गली लगता है कि मुस्लिम को कोट अनकोट अपीज किया गया है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुस्लिम पार्टी बन गई है, उसमें भाजपा ऐसा परसेप्शन क्रिएट करने में भाजपा का हाथ रहा है। तो उसको आप कैसे अंडू करेंगे? ये दिखा के कि पर्सनली मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी जा सकता हूँ, हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं है ना, और एक हिंदुओं के खिलाफ नहीं, किसी के भी खिलाफ नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। एक जमाना था जब कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदू पार्टी मानी जाती थी। जी धन्यवाद नीरजा। पुरुषोत्तम जी, मैं एक दूसरी बात करते हैं अब। क्या आपको लगता है कि 2019 के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ऐसे माहौल में आज आ गई है कि वो एक बहुत बड़ा विपक्ष का गठबंधन बना पाए? देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष का गठबंधन बनाएगी, और इसलिए बनाएगी जी, बल्कि मैं इसको यूँ रखूँगा कि अगर आप जो भी विपक्ष के लोग मोदी को हटाने की बात करते हैं, जो भी लोग मोदी को हटाने की बात करते हैं, वो ये कांग्रेस से कहते हैं और ठीक कहते हैं कि सबको साथ लीजिए, लेकिन क्या कोई भी प्रभावी भाजपा विरोधी गठबंधन, क्या कांग्रेस के बिना उसकी कल्पना की जा सकती है? इसलिए ऐसा नहीं है कि वो केवल कांग्रेस की राजनीतिक मजबूरी है, वो सपा बसपा राजद जो भी कहें कि हम मोदी के विरुद्ध हैं या भाजपा के विरुद्ध हैं, ये उन सबकी मजबूरी है कि वो कांग्रेस को साथ में लें, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को उस तरह का गठबंधन बनाने में कोई दिक्कत आएगी। ठीक है मृदुला जी, मैं आपसे बोलिए भारत, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, ये बात बार बार उठती है सॉफ्ट हिंदुत्व वगैरह की। मुझे आप एक चीज़ बताइए कि इस मुल्क में अगर 80% लोग हिंदू हैं या अपने आप को हिंदू मानते हैं जी, और एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ये प्रोजेक्ट कर दिया जाए कि वो इन 80% लोगों के या तो विरुद्ध है या उनके प्रति उदासीन है, तो पॉलिटिकल पार्टी भाई जो है वो 2-4 इंटेलेक्चुअलों के बूते नहीं चलती। बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टी को, और मैं इंटेलेक्चुअली भी इसको गलत नहीं मानता, यानी आप एक कल्चरल इडियम में अगर जा रहे हैं और वहाँ अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, पर्सनली मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता। तो आप नीरजा से सहमत हैं? हाँ, और इसका लाभ मिलेगा कांग्रेस को, इसका जमीन पर भी लाभ मिलेगा और गठबंधन में भी लाभ मिलेगा। पर मैं गठबंधन पे जानना चाहता हूँ मृदुला जी, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर कांग्रेस चाहती है कि गठबंधन बने तो उसके लिए वो क्या कर रही है? आप देखिए, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बहुमत पाने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का साथ लेना पड़ा, और अगर उन्होंने साथ दे दिया बिना पूछे ही, उसके बाद आपने उनके एक भी विधायक को मंत्री नहीं बनाया। आपको चाहिए था कि उनको इज्जत देते, मंत्री पद देते, ताकि यूपी के लिए, बाकी देश के लिए आपका गठबंधन का रास्ता खुले। तो कांग्रेस ने ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए, स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश में क्या पॉलिटिक्स है और क्यों वो मंत्री नहीं बने, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती, मुझे जानकारी नहीं है। हम तो थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं ना। थ्योरेटिकली मैं वही कह रही हूँ, पर हाँ मुझे ज़रूर लगता है कि इस वक्त ये ज़रूरी है कि गठबंधन बनाने की हर कोशिश की जाए, और जो सब पार्टीज़ हैं, खासकर क्रूशल पार्टीज़ जो हैं यूपी में, सबको ही मालूम है कि यूपी बहुत क्रूशल एक स्टेट है, वहाँ पे गठबंधन बनाने की हर कोशिश करनी चाहिए। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, कांग्रेस ने कई दिन से अब इसमें कोशिश करी है, ये नहीं है कि नहीं करी है, पर दूसरी पार्टीज के भी अपने कंपल्शंस होते हैं, अपने एम्बिशंस होते हैं कि वो कभी आते हैं साथ और कभी नहीं आते हैं। पर मुझे लगता है कि 2019 का जो इलेक्शन बड़ा आ रहा है, उसमें सबको ये समझ है कि हमको एक साथ होना है, तो वो कहीं ना कहीं पे वो समझ जो है सबको एक साथ लाएगी, वो सबकी मजबूरी है, सिर्फ कांग्रेस की मजबूरी नहीं है। ठीक है आशुतोष जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को क्या करना पड़ेगा ताकि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल उनके साथ गठबंधन करें? कि आपको लगता है कि कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, पत्ते अखिलेश यादव और मायावती जी के हाथ में है? देखिए, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी को कुछ नहीं करना चाहिए, जो कुछ करेंगे वो मोदी जी करेंगे।
क्योंकि आज की लोग इसलिए नहीं इकट्ठा हो रहे हैं, महागठबंधन की बात इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उनको कुछ करना है, इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि अगर मोदी जी 2019 का चुनाव जीत जाएंगे तो सारी राजनीतिक पार्टियों के नेता या तो जेल के अंदर होंगे या उनकी दुकानें बंद होंगी। तो ये डर है जो सारे पार्टियों को एक साथ लेके आ रहा है, जिससे राहुल गांधी का काम थोड़ा आसान कर। दूसरी बात, मेरा मानना उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को किसी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा तबका है जो अपर कास्ट का है, जो कुछ भी होता है लेकिन वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को वोट देता है। अगर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो वह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े वोट बैंक का कुछ हिस्सा वो अपनी तरफ खींच के ले आएगी। अगर वहां कांग्रेस पार्टी नहीं होगी तो ये लोग कुछ भी करेंगे, बसपा समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे, भाजपा को ही देंगे। तो अगर कांग्रेस इंडिपेंडेंट लड़ती है, बसपा समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल अगर ये अलग लड़ते हैं तो इससे गठबंधन को ही फायदा होगा। तीसरी बात यह कि अखिल भारतीय स्तर पर किसी तरीके का कोई महागठबंधन नहीं बनना चाहिए। राज्यों के अंदर समझ बननी चाहिए कि चुनाव के बाद हम सब लोग इकट्ठा होंगे। जी, आप कुछ कहना चाहते थे पुरुषोत्तम जी? मैं कह रहा हूं कि अगर 2009 की तरह अकेले चली गई कांग्रेस पार्टी तो क्या 20-22 सीटें उत्तर प्रदेश में ला सकती है, जैसे बाकी हिंदी राज्यों में लोगों ने उसको ऑल्टरनेटिव के रूप में देखा है? क्या उत्तर प्रदेश में भी वो ऑल्टरनेटिव के रूप में? मैं ये भविष्यवाणी तो अभी नहीं कर सकता तत्काल जी, लेकिन मैं तत्वतः आज तो उसकी बात से सहमत हूँ जी। और वो इसलिए भी सहमत हूँ कि सपा बसपा के भी अपने बैगेज हैं। ऐसा नहीं है कि बैगेज केवल कांग्रेस का है, सपा बसपा के अपने बैगेज हैं और कई सारे वोटर्स, कई सारे लोग उस वजह से भी उनसे थोड़ा दूर रहना चाहते हैं। तो कांग्रेस उनकी एक आवाज़ बन सकती है। और जिस तरह का उत्साह इस समय कांग्रेस में है और जैसी सही रणनीति इस समय अपनाई गई है तो ताज्जुब नहीं कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस यूपी में अच्छा खासा हो जाए। दूसरी जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है भारत, जो कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है, आप जैसे देखिए कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सारी आशंकाओं के बावजूद अजीत जोगी का खेल सदा के लिए खत्म कर दिया। इसके पहले गुजरात में शंकर सिंह वाघेला का हो चुका है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि राहुल गांधी की माननी चाहिए कि इस तरह की न्यूसेंस वैल्यू के लेवल पर ब्लैकमेल करने वाले नेताओं को उन्होंने दरकिनार किया है। और ये अगर चलता रहा, जो कि मुझे लगता है चलेगा, तो यूपी में ही नहीं बल्कि देश भर में कांग्रेस को, चाहे वो स्थानीय गठबंधन हो चाहे अखिल भारतीय, उसमें लाभ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है 2018 राहुल गांधी का ही साल था, ऐसे कम से कम हमारे सब खास मेहमान मानते हैं। आज बस इतना ही, कल फिर से मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।